हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग जो है सारे वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया होगा। अगेन मैं फिर से वही कहूँगा कि मैंने अभी तक जो भी वीडियोस बनाए ना, जो भी टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए, उन सारे सर्विसेज के ऊपर मैंने काम किया हुआ है। कहीं ना कहीं पर मैंने कभी ना कभी उनके ऊपर ट्रबल शूटिंग भी करी हुई है। ओके, तो यही रीज़न है कि मैंने अभी तक इतने सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको एक ही चैनल के अंदर, यानी कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें ही सारे वीडियोस डाले हैं। ओके, अगर आप देखोगे तो आपको, आई डोंट नो, मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद आपको इस तरह का कहीं और किसी चैनल में नहीं मिल पाएगा। ओके, तो चलो इस ट्रबल शूटिंग टिप्स के उसमें टॉपिक में मैं एक और ट्रबल शूटिंग लेके आया हूँ, जिसका नाम है, जो टॉपिक का नाम है स्लोनेस बिटवीन एज्योर वेब ऐप एंड एज्योर SQL डेटाबेस। ओके, मतलब वेब ऐप और एज्योर SQL डेटाबेस जो है, उन दोनों के बीच में स्लोनेस ऑब्जर्व किया गया था। अब हुआ क्या था एक्चुअली, तो इसका आगे का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये जो एप्लीकेशन है, इसका एग्जिस्टिंग जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने बना रखा है, वो किस तरह से है। ओके, तो एक्चुअली क्या हुआ था कि ओके, तो ये डायग्राम है मेरा। ओके, मैं आपको इसका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि ये ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि एग्जैक्टली हमारे एनवायरनमेंट में एप्लीकेशन किस किस टाइप के हैं। तो उनमें से एक ये एग्जांपल है। ओके, और एग्जैक्ट वही एग्जांपल मैंने यहाँ पर डायग्राम के उसमें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एप्लीकेशन में जो स्लोनेस जो मैंने बोला, वेब ऐप और SQL डेटाबेस में स्लोनेस, वो कैसे था, तो एग्जैक्टली एप्लीकेशन कैसे हमारे उसमें, मैं ड्रॉ करता हूँ इसको। तो ये मान लो ये एंड यूज़र है। ओके, एंड यूज़र एक एप्लीकेशन एक्सेस करता है अपने ब्राउज़र में, जैसे हम लोग google.com करते हैं या फिर amazon.com करते हैं, flipkart.com करते हैं, राइट। तो सेम वैसी एंड यूज़र, ये एप्लीकेशन यूज़र कह सकते हो, ये ब्राउज़र में, अपने ब्राउज़र में एप्लीकेशन एक्सेस करता था। ये जो जाता था, ये जाता था एज्योर वेब ऐप के पास। एज्योर वेब ऐप जो है, उसको एक लॉगिन का आईडी और पासवर्ड का पेज खोल के देता था इस यूज़र को। अब ये यूज़र क्या करता था, अपना आईडी और पासवर्ड डालेगा। आईडी पासवर्ड डालने के बाद जब वो आईडी और पासवर्ड डालता था, तो वो जो उसका जो वैलिडेशन होता था, ऑथेंटिकेशन जो होता था, या ऑथराइजेशन जो आप कह सकते हो, वो वैलिडेशन चेक करता था एज्योर SQL डेटाबेस। यानी कि जब आईडी और पासवर्ड डालता था तो वो SQL डेटाबेस के पास जाता था। यहाँ पर वो जो भी बैकग्राउंड में जो भी कोड लिखा रहेगा, वो चेक करता था कि भाई ये SQL डेटाबेस में ये आईडी और पासवर्ड अवेलेबल है कि नहीं है। अगर उसको यहाँ पर येस मिल गया तो SQL डेटाबेस से उसको वापस रिटर्न जाता था कि हाँ भाई मेरे पास है, तू अभी लॉगिन कर। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप, तीसरा स्टेप था कि उसको लॉगिन पेज खुलने के बाद उसका जो मेन जो पेज रहता है एप्लीकेशन का, वो खुल जाता था। जैसे हम लोग amazon.com पे देखते हैं, राइट। amazon.com पे हम लोग लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने का हमको क्या होता है, जो हमने आइटम्स कार्ट में ऐड किए रहते हैं या जो भी पेमेंट हिस्ट्री रही होगी वो सब दिखती है, राइट। तो सेम ऐसे ही ये भी था। अब उसके बाद ये तो मैंने आपको स्टेप बता दी कि एंड यूज़र कैसे एक्सेस करता था और उसका फ्लो कैसा था। ओके, अब उसके बाद क्या होता था, उसको पेज खुल गया लॉगिन के बाद, उसके बाद ना कुछ सर्च वो करता था, मतलब पेज में सर्च रहता है, राइट, या फिल्ट्राइजेशन रहता है। अभी लेट से मैं मान लो यहाँ पर अगर अमेजन खोलता हूँ, ओके, और ये मैंने लॉगिन किया हुआ अपनी आईडी से, और मान लो मैं यहाँ पर लेट से सर्च करता हूँ लैपटॉप बैग्स। अभी ये सर्चिंग हो गई, राइट। मैं अगर किसी भी उसके ऊपर टॉपिक पे या इस पे हेडिंग पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो सर्चिंग हो गई, एक तरह से सर्च हो रहा है वो, राइट। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लैपटॉप बैग, तो ये सर्चिंग हो रहा है। तो ये जो सर्चिंग जो मुझे डिस्प्ले दिखा रहा है, जो भी मुझे आइटम्स यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं, ये ऑब्वियसली अमेजन का भी कोई ना कोई बैकएंड में डेटाबेस होगा जहाँ से सारा का सारा डिटेल पुल आउट कर रहा है और आपको डिस्प्ले में दिखा रहा है आपके स्क्रीन पर, राइट। तो सेम वैसे ही एंड यूज़र भी अपने को, मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले, अपने को क्या करता है, लॉगिन पेज होने का मेन पेज खुल गया, वो कुछ यूनिट सर्च करता था या डेटा सर्च करता था, क्योंकि प्रोडक्शन एप्लीकेशन था तो सर्च करता था। तो जब वो सर्च करता था तो ऑब्वियसली वेब ऐप एप्लीकेशन URL एक्सेस करने के बाद वो सर्च करता था। तो सर्चिंग के टाइम पे क्या होता था, एज्योर वेब ऐप एज्योर कीवर्ड को कनेक्ट करता था, और एज्योर कीवर्ड को कनेक्ट करके वो SQL डेटाबेस का जो पासवर्ड है वो एज्योर कीवर्ड से पिक करता था। ओके, पिक करने के बाद फिर वो डेटाबेस के पास जाता था। डेटाबेस में जो भी यूज़र सर्च करता था वो उसको वापस वो उसको यहाँ से डायरेक्टली इसके पास जाता था, वेब ऐप के पास, और वेब ऐप से फिर यहाँ पर एज्योर जो आपका एप्लीकेशन यूज़र है उसको वो डिस्प्ले कराता था। अब प्रॉब्लम यहीं पर था। प्रॉब्लम क्या आ रहा था, इसको मैं वापस से इरेज कर देता हूँ। प्रॉब्लम क्या आ रहा था, जब सर्च करता था, ये कुछ भी सर्चिंग करता था,
वेब ऐप के पास जाता था, वेब ऐप्स एजूर कीवर्ड से कनेक्ट करके SQL डेटाबेस का पासवर्ड फेच करता था, एंड देन उसके बाद सर्चिंग के लिए डेटाबेस के पास जाता था, और डेटाबेस जो है यहाँ से वेब ऐप के पास जाके इसको यूज़र को रिटर्न में रिजल्ट देता था जो भी था। तो ये जो सर्चिंग होता है, अभी आपने देखा है अमेजन में मैंने यहाँ पर लेट से किया लैपटॉप, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो फटक से मुझे खुल गया, राइट। तो ये जो सर्चिंग, ये जो डिस्प्ले का प्रॉब्लम था ना, ये बहुत ज़्यादा स्लो था, मतलब लोड होता रहता था, ऐसे घूमता रहता था, वेब पेज ऐसे घूमता रहता था। देन उसके बाद कुछ सेकंड के बाद, कभी कभी तो 4 या 3-4 मिनट के बाद जो है यूज़र को डेटा दिखता था। तो ये प्रॉब्लम हो रहा था। अब ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया कि एजूर वेब ऐप और SQL डेटाबेस के बीच में स्लोनेस कैसे हो गया। और ये हम लोगों ने भी, जब हम लोगों के पास इशू मेल आया था, एक कस्टमर ने मेल किया था कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करो, ओके। तो अब एक्चुअली कैसा था, ये एप्लीकेशन, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये हमारे पास नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया था, हम लोगों ने हैंड ओवर लिया था कुछ लास्ट महीने के आसपास। जैसे ही हमारे पास हैंड ओवर आया ना, तो जो एप्लीकेशन, जो क्लाइंट है, उसने बोला कि भाई इसमें स्लोनेस है। ऑब्वियसली क्योंकि वो क्लाइंट था, जब तक उसके पास था तब तक उसको भले इशू आ रहा होगा, लेकिन उसको शायद नहीं पता कि ट्रबल शूट कैसे करना है। लेकिन जब ये हमारे पास हैंड ओवर आया तो अब ऑब्वियसली उनको पता था कि भाई अभी इनके सर पे बम फोड़ो, अभी इनको बोलो तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो करके, ठीक है। तो ठीक है, एज एन एजूर इंजीनियर, ओके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी इशू है आप उसको ट्रबल शूट करके क्लाइंट को सॉल्व करके दो, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया किस तरह का हमारे इन्वायरमेंट में ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए इशू आया था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का था, ओके। अब इसके लिए क्या है कि अब आता है सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। मैंने अभी जैसे एक टेस्ट रिसोर्स ग्रुप्स, टेस्ट वेब ऐप बना रखा है और टेस्ट SQL डेटाबेस बना रखा है इसमें। हालांकि इसमें डेटा नहीं है, बट जस्ट आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या ट्रबल शूट किया हम लोगों ने। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने डेटाबेस साइट से टेस्ट किया। क्यों? क्योंकि आपका जो क्वेरी थी, जब सर्च कर रहा था यूज़र, तो उसको लोड होने में टाइम लग रहा था, यानी कि वेब पेज घूम रहा था ऐसे, वो SQL डेटाबेस से डेटा फेच करने का ट्राई कर रहा था, बट उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने डेटाबेस साइट से टेस्ट किया। अब डेटाबेस साइट से आप लोगों को भी क्या क्या टेस्ट करना है, जितना मैंने किया है मैं उतना ही बताऊंगा। मे भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है इसमें ट्रबल शूटिंग के लिए, बट फिलहाल इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या क्या चेक्स करे, क्या क्या ट्रबल शूट किया, क्या क्या चीज़ें देखी, एनालाइज किया, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने जो SQL डेटाबेस है उसका CPU यूटिलाइजेशन देखा। CPU यूटिलाइजेशन जो है उस केस में नॉर्मल था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पर जैसे 1 आवर का दिखा रहा है, आप 24 आवर्स का भी चेक कर सकते हो, 7 डेज का भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर उस केस में जो है नॉर्मल दिखा रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने उसके स्नैपशॉट ले रखे हैं। तो जो मेरा प्रोडक्शन डेटाबेस है उसका मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये मेरा प्रोडक्शन डेटाबेस का है, मैंने स्नैप लिया है क्योंकि मैं लाइव खोल के दिखा नहीं सकता हूँ, मेरे कंपनी के पॉलिसी के अगेंस्ट हो गए। तो यहाँ पर देखिए CPU यूटिलाइजेशन 24 आवर्स का यहाँ पर फिलहाल जो है 1% दिखा रहा है। 1% में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ओके। जब अगर आपका डेटाबेस का जो CPU यूटिलाइजेशन अगर 70% या उसके ऊपर जा रहा है, देन आपको चेक करने की ज़रूरत है। तो बट इस केस में कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो 7 डेज का देखा मैंने, तो 7 डेज में भी थोड़ा बहुत स्पाइक्स थे, बट वो भी मैक्सिमम 14% जा रहा था या 20%, बट 70% से ऊपर नहीं जा रहा था। उसी तरह से यहाँ पर 7 डेज है ना, तो मैंने 30 डेज का देखा, तो 30 डेज में भी ऐसा ही फ्लक्चुएशन था, बट कोई भी मतलब डेटाबेस के CPU में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट आपको जो मैंने ट्रबल शूट किया, क्या किया कि मैं डेटाबेस के यहाँ पर इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस में ना क्वेरी परफॉर्मेंस इनसाइट में आया। क्वेरी परफॉर्मेंस इनसाइट में ना यहाँ पर आपको 3 सेक्शन मिलते हैं। एक रिसोर्स कंज्यूमिंग क्वेरीज, दूसरा लॉन्ग रनिंग क्वेरीज, और तीसरा आपको कस्टम मिलता है। कस्टम में मतलब आप जो टाइम पीरियड है वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी ये लोड होने में टाइम ले रहा है थोड़ा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ है नहीं, बट मैं आपको अगेन प्रोडक्शन का दिखाता हूँ। मैंने उसका स्नैप ले रखा है, ये देखो। तो ये मेरा प्रोडक्शन का जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, रिसोर्स कंज्यूमिंग क्वेरीज। तो यहाँ पर आप देखोगे ना कि जो CPU है वो 0.01% ही जा रहा है। भले यहाँ पर बार्स आपको बड़े दिख रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये इम्पैक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। और उसी तरह से मैं नेक्स्ट स्नैप पे जाता हूँ लॉन्ग रनिंग क्वेरीज में। तो लॉन्ग रनिंग क्वेरीज में जो भले CPU यूटिलाइजेशन आपका नॉर्मल है, बट आपको लॉन्ग रनिंग क्वेरीज में भी चेक करना है कि भाई लॉन्ग रनिंग क्वेरीज कौन सी चल रही है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे ना पिछले 24 घंटे का, तो देखो बहुत सारी क्वेरीज ऐसी हैं जो
120 140 मिली सेकेंड, 220 मिली सेकेंड, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम होता है एक्चुअली। कभी कभी नॉर्मल भी है, बट ठीक है, ये एक ट्रबल शूटिंग का पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है, नेक्स्ट में जाता हूँ स्नैप में, तो ये आपको लॉन्ग रनिंग क्वेरीज दिखेंगी, क्वेरी की आईडी दिखेगा और वो कितना ड्यूरेशन से चल रहा है। तो इस केस में आप डेटाबेस जो टीम रहेगी या फिर जो डेटाबेस हैंडल करता होगा, मतलब जिसको डेटाबेस की नॉलेज होगी। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के बंदे को, जो एजूर क्लाउड हैंडल कर रहा है ना, वो डेटाबेस तो नहीं हो सकता। बहुत रेयर ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहां पर डेटाबेस वाला भी बंदा सेम ही है और एजूर इंजीनियर भी सेम ही है, बट मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में, मोस्टली प्रोजेक्ट में डेटाबेस टीम अलग होती है। तो हमारे केस में डेटाबेस टीम का अलग बंदा था, हम लोगों ने उसके साथ ये क्वेरी आईडी उसको शेयर किया और उसको ये स्नैप शेयर किया। हम लोगों ने बोला भाई तुम लोग चेक करो अपने एंड से कि मे भी हो सकता है ये जो क्वेरीज चल रही है ना, इतने मिली सेकेंड से ये क्वेरीज जो चल रही है, आप इनको चेक करो, इनको फाइन ट्यून करो, मे भी हो सकता है इसकी वजह से स्लोनेस का प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, इसका तो कुछ इम्पैक्ट नहीं है, ये तो हमेशा से पहले भी ऐसे ही होता था। देन उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट जो मैंने ट्रबल शूट किया कि डेटाबेस साइड से तो इतना था सब कुछ, इसका मेमोरी यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन, डिस्क स्पेस, ये सब मैंने चेक कर लिया, कुछ भी अपने को प्रॉब्लम नज़र नहीं आया, नॉर्मल नज़र आया। अब आते हैं वेब ऐप के ऊपर, यानी कि डेटाबेस साइड से, मैं इसको बंद कर देता हूँ, डेटाबेस साइड से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखा अपने को, सब ओके था। अब आती है वेब ऐप की बारी। तो वेब ऐप में गया मैं, ये मान लो मेरा डेमो वेब ऐप है। इस वेब ऐप में भी सेम मैंने आपको जैसा बताया ट्रबल शूटिंग टिप्स में जो फर्स्ट वीडियो बताया था, कॉमन ट्रबल शूटिंग फीचर्स क्या हैं, तो मैं डायग्नोस एंड सॉल्व प्रॉब्लम में गया। इसके उसमें मैंने अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस चेक किया कि इसमें कुछ एरर दिख रहा है क्या मुझे। इसमें मैंने डायग्नोस्टिक टूल्स मैंने टेस्ट करके देखा, फिर एसएसएल एंड डोमेन में चेक करके देखा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी लेट से मान लो आपका ये जो एप्लीकेशन है, बाय डिफ़ॉल्ट जो एजूर की वेबसाइट रहती है, जो एजूर डीएनएस नेम रहता है, वो आपका एजूर वेबसाइट्स .net करके रहता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखो एजूर वेबसाइट्स .net करके रहता है। आप इसको कस्टम डोमेन भी दे सकते हो तो अपनी चॉइस के हिसाब से। तो कभी कभी ऐसा भी सीन रहता है कि भाई आपका एजूर डीएनएस के नाम से तो एकदम से मतलब फटाक से खुल जाता है, लेकिन जब आप कस्टम डोमेन से ब्राउज करते हो तो वो प्रॉब्लम दिखाता है। ऐसा भी प्रॉब्लम फेस किया है हम लोगों ने। तो आपको वो एंगल से भी चेक करना है कि एजूर डीएनएस से भी टेस्ट ओपन करके देखो एप्लीकेशन, और कस्टम डीएनएस नेम से भी जो है ओपन करके देखो और चेक करो दोनों में डिफरेंस क्या है, परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है। ओके, बट हमारे केस में क्या हो रहा था कि एजूर डीएनएस जो था उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रहा था, और अगर कस्टम डीएनएस से एक्सेस करते थे एप्लीकेशन तो भी डेटाबेस से जो क्वेरी जो एग्जीक्यूट कर रहा था, जो क्वेरी से जो डेटा दिखना चाहिए था एंड यूजर को, वो डिले में दिख रहा था, बहुत टाइम ले रहा था। तो मैंने फिर डायग्नोस एंड सॉल्व प्रॉब्लम में जाके देखा, फिर उसके बाद मैंने इसका मैट्रिक्स चेक किया, यहाँ पर आके वेब ऐप का यहाँ पर आता नीचे मैट्रिक्स में चेक किया। मैट्रिक्स में आप देखो सीपीयू, यहाँ पर देखते हैं सीपीयू परसेंटेज है क्या, सीपीयू टाइम आता है यहाँ पर, सीपीयू टाइम में यहाँ पर देखा तो सीपीयू भी इसका नॉर्मल था। फिर उसके बाद आपका जो है अवेलेबल मेमोरी वर्किंग सेट देखा, ये भी ठीक था। उसके बाद डेटा इन डेटा आउट देखा, फाइल सिस्टम यूजर्स देखा, ये भी नॉर्मल था। मतलब वेब ऐप से सब कुछ नॉर्मल था। अब क्लाइंट हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा था कि भाई मेरा प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, तुम लोग इसको सॉल्व करके दो। मैंने जितना हो सकता था, जहाँ जहाँ एप्लीकेशन इनसाइट, अभी ये मैं बता चुका हूँ कि जो भी वेब एप्लीकेशन है आप उसको एप्लीकेशन इनसाइट से बाइंड कर सकते हो, ताकि कुछ भी इशू आए आपकी वेब एप्लीकेशन में तो आप एप्लीकेशन इनसाइट में भी ट्रबल शूट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने देखा अवेलेबिलिटी, मैंने देखा कि अवेलेबिलिटी तो सब कुछ ओके था, यहाँ पर कोई फेलियर्स नहीं दिख रहे थे मुझे। फेलियर्स में गया तो यहाँ पर भी मुझे कुछ फेलियर्स नहीं दिख रहे थे। ट्रांजैक्शन सर्च में मैंने लास्ट 24 आवर्स का डेटा देखा यहाँ पर, तो मुझे कुछ भी ऐसा सस्पिशियस ऐसा ट्रांजैक्शंस नहीं दिख रहे थे जिसकी वजह से जो मतलब रूट कॉज हो सकता है वेब ऐप और सीक्वल डेटाबेस के बीच में स्लोनेस का। ओके, अब फाइनली अपने पास मतलब हम लोगों ने मैंने अपनी साइड से सब कुछ कर लिया। अब मेरे पास एक ही सॉल्यूशन था कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ कॉल लॉग करना, क्योंकि कस्टमर पीछे पड़ा था और मेरे टेक्निकल लीड ने भी यही बोला कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ कॉल लॉग कर ले। मैंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कॉल लॉग किया, उनको अपना प्रॉब्लम बताया कि भाई ऐसा ऐसा है। माइक्रोसॉफ्ट ने बंदे ने जो एजूर का बंदा था वो आया और उसने साथ साथ उनका जो सीक्वल डेटाबेस का जो बंदा था उसको भी कॉल पर लिया और हम लोगों ने बैठ के ट्रबल शूट किया। लेकिन उनसे भी कुछ इशू नहीं, उनको भी कुछ भी प्रॉब्लम मतलब समझ में नहीं आया कि हो क्यों रहा है। अब एक चीज़ और इसमें समझने की बात है कि जो है ये जो आपका एजूर वेब ऐप है और एजूर सीक्वल डेटाबेस है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि ये दोनों आपके ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ओके,
अब जो भी चीज़ ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेट करती है उसको हम पब्लिक नेटवर्क बोलते हैं, राइट। यानी कि एज्योर वेब ऐप और एज्योर SQL डेटाबेस ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है पब्लिक नेटवर्क के ऊपर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट कुछ तो बोल रहा था कि आप ये पिंग करो वेब ऐप के ऊपर, जब आपके पास इशू आएगा तो इस तरह से करो, बट उससे कुछ सॉल्यूशन मिला नहीं, उससे कुछ भी अपने को मतलब रिजल्ट आउटपुट जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिला अपने को। तो कस्टमर को मैंने क्या सॉल्यूशन दिया, मतलब इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट वाला मेरे को कुछ भी सॉल्यूशन, ना तो वो प्रॉब्लम का रूट कॉज ढूंढ पा रहा था, और मैं ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसा भी होता है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट साथ केस लॉक किया लेकिन आपको इंजीनियर इस तरह का मिल जाता है कि वो खुद ही ट्रबल शूट नहीं कर पाता, ना ही वो किसी दूसरे को कैस्केड करता है वो प्रॉब्लम, और वो आपको कुछ ना कुछ घुमा देता है। लेकिन क्योंकि मेरे को एज्योर का अच्छा खासा नॉलेज है तो वो मुझे घुमा नहीं पाया, मैं ही उसको सोल्यूशन दे रहा था कि ठीक है ऐसा करते। तो मैंने उसको क्या सोल्यूशन दिया कि क्यों ना हम जो है अभी ये पब्लिक नेटवर्क के ऊपर एक्सेस हो रहा है ओवर द इंटरनेट, तो हम लोग क्यों नहीं ऐसा करते कि हम लोग इसके बीच में एक वीनेट लेके आ जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब वीनेट लाने का पर्पस क्या था मेरा, मैंने जो माइक्रोसॉफ्ट को बोला कि हम लोग अगर इसमें वीनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या, क्योंकि मेरे नॉलेज के हिसाब से ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होना चाहिए था। तो क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि हाँ आप वीनेट इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब वीनेट इंटीग्रेशन क्या होता है ये मैं ऑलरेडी वेब ऐप के प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ। बेसिकली कैसा होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जब एज्योर वेब ऐप और SQL डेटाबेस है ये आपका बाय डिफॉल्ट पब्लिक नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट करता है, पब्लिक नेटवर्क मतलब ओवर द इंटरनेट। लेकिन अगर आप इसको प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कराना चाहते हो तो आप एक वीनेट स्टैब्लिश करो, वीनेट डिप्लॉय करो उस रिसोर्स ग्रुप में, ओके। आप दोनों को बाइंड कर दो, वीनेट को, इस पर्टिकुलर वीनेट को वेब ऐप के साथ बाइंड कर दो और इस पर्टिकुलर वीनेट को, सेम वीनेट को इस SQL डेटाबेस के साथ बाइंड कर दो। तो अब क्या होगा, जब भी एंड यूजर एप्लीकेशन एक्सेस करेगा वेब ऐप को तो वेब ऐप क्या करेगा, प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू यानी कि वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू एज्योर SQL डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगा, ओके। तो मैंने ये सॉल्यूशन भी इंप्लीमेंट किया, लेकिन एक दो दिन ऑब्जर्व करने के बाद भी कुछ भी परफॉर्मेंस में इशू, मतलब परफॉर्मेंस सॉल्व नहीं हुआ, परफॉर्मेंस का जो इशू था वो सॉल्व नहीं हुआ। अब इसमें माइक्रोसॉफ्ट को मैंने बोला भाई ये तो हम लोगों ने कर दिया, अभी तुम बताओ, तुम अपनी तरफ से भी तो कुछ सॉल्यूशन दो। ये सॉल्यूशन तो मैंने ही दिया और क्लाइंट से अप्रूवल लेके मैंने डाउन टाइम लेके वीनेट इंटीग्रेट भी कर दिया, ओके। तो माइक्रोसॉफ्ट घुमा रहा मुझे, इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा करना पड़ेगा आपको, कोड लेवल पे ये करना पड़ेगा, ये इनेबल करना पड़ेगा, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उससे। फाइनली जो है मैंने ही माइक्रोसॉफ्ट के साथ बैठ के मैंने ही उस प्रॉब्लम का जो रूट कॉज था वो रूट कॉज ढूंढा और उसको उसके सामने मैंने उसको उस फीचर के, एक पर्टिकुलर फीचर था उसको इनेबल करके जो है मैंने खुद एट लास्ट, मतलब फाइनली जो है मैंने खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब प्रॉब्लम क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। क्या होता है कि वेब ऐप जो रहता है ना, जब भी आप वेब ऐप डिप्लॉय करते हो अपने रिसोर्स में, ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर आपका कस्टम DNS मैप है उसके साथ, अगर आपकी वेब एप्लीकेशन में 443 के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही है, पोर्ट 443 के ऊपर, ठीक है, यानी कि HTTP पोर्ट 80 होता है और HTTPS जो है 443 होता है। अगर आपकी 443 कस्टम DNS मैप्ड है और आप SSL सर्टिफिकेट आपने बाइंड कर रखा है और 443 से आप एक्सेस कर रहे हो, तो होता क्या है कि जब आप वेब ऐप डिप्लॉय करते हो ना तो बाय डिफ़ॉल्ट HTTPS ओनली ऑफ रहता है यहाँ पर, जैसे इस केस में है। मैंने जस्ट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डेमो वेब ऐप बनाया जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है ये। तो होता क्या है कि आपको ये ऑन करना पड़ता है। आप इसको ऑन करोगे ना तो जाके आपका जो वेब एप्लीकेशन है ये मतलब विदाउट एनी इंटरप्शन एज्योर SQL डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि एट द एंड जो एज्योर SQL डेटाबेस का एंड पॉइंट है ना वो भी आपका ओवर द पब्लिक नेटवर्क के थ्रू ही एक्सेस होता है, ओके। तो प्रॉब्लम ये था कि प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, आपको डायग्राम मैंने बताया कि मेरे इधर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, और उसका सॉल्यूशन भी मैंने बताया कि क्या क्या मैंने ट्रबल शूट किया और फाइनली मैंने इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा फीचर इनेबल किया। तो ये इस प्रॉब्लम के लिए ये एक ट्रबल शूट किया मैंने, जिसकी वजह से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये HTTPS ओनली ऑफ था, ओके। मैंने HTTPS ओनली ऑफ रहता है तो आपका क्या होता है कि वेब ऐप ट्राई करता है, आपकी वेब ऐप तो HTTPS पे चल रही है लेकिन वो HTTP के एंड पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि उसको मिल ही नहीं रहा था, उसको बहुत टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से मेरा जो सर्चिंग जो था, जो डेटा यहाँ से यहाँ आ रहा था एप्लीकेशन में, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। तो जैसे ही मैंने इसको HTTPS ओनली को ऑन किया मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरा इमीडिएटली लॉगिन पेज भी खुल गया। मेरा जब भी एंड यूज़र जो है सर्च करता था तो उसको इमीडिएटली जो है उसको डेटा डिस्प्ले होने लगा उसके उसमें, ओके। तो ये एक रीज़न था। तो अगर आपके पास भी इस तरह का इन्वायरमेंट है और आपके उसमें इस तरह का कभी इशू आता है तो दो चीज़ें आप
एक चीज़ तो रिकमेंडेड है जो मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप वीनेट इंटीग्रेट करो, वीनेट बनाओ और उस वर्चुअल नेटवर्क को वेब ऐप के साथ और SQL डेटाबेस के साथ बाइंड करो। और दूसरा ये मेक श्योर कर लो कि भाई ये जो सेटिंग है TLS SSL सेटिंग में HTTPS ओनली ऑफ है कि ऑन है। अगर आपकी साइट पोर्ट 80 पे चल रही है तो ऑफ ही रहने दो, अगर आपकी साइट जो है HTTPS पे चल रही है तो इसको ऑन रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये था ट्रबल शूटिंग, ये था सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है। ओके, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।